हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन वी लर्नर। आगे रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं, द बिगेस्ट चैलेंज यू हैव इज़ टू चैलेंज योर ओन सेल्फ डाउट एंड योर लेजीनेस। यानी कि सबसे बड़े चैलेंज क्या है मेरे पास? बड़े से बड़ा चैलेंज यूथ के पास, यंग जनरेशन के पास वो क्या होता है? सेल्फ डाउट को लेकर के और लेजीनेस को लेकर के। और कियोसाकी बोलते हैं कि सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने यही है कि हम अपने सेल्फ डाउट को चैलेंज कर सकें और अपने लेज़ीनेस को चैलेंज कर सकें। अब सबसे पहला पॉइंट आता है कि सेल्फ डाउट क्यों होता है हमको? किसी काम को जब हम करना चाहते हैं तो अंदर ये सेल्फ डाउट उठता है कि ये काम मैं कहीं ना कर पाया तो क्या मैं ये काम कर भी पाऊँगा? कहीं मैं इस काम को करूँ और मैं इसमें फेल ना हो जाऊँ। तो ये हमारे अंदर सेल्फ डाउट होता है और इस वजह से हम सोचते रहते हैं और एक्शन नहीं ले पाते हैं, जिस वजह से कि रिज़ल्ट के जो प्रोड्यूस होने के चांसेस हैं वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हम एक्शन ले पाएँ, अपने गोल तक पहुंच पाएँ या जो भी हमारा टारगेट है उसको हिट कर पाएँ, तो हमको अपने सेल्फ डाउट को क्लियर करना होगा, चैलेंज करना होगा। तो 2-3 चीज़ें समझने जैसी हैं अपने सेल्फ डाउट को ओवरकम करने के लिए। तो सबसे पहले चीज़ है कि वो क्या है कि सेल्फ डाउट अच्छा है। पहली बात तो ये, क्योंकि हो सकता है कि आपने सोचा कि यार मैं जिम करने जाऊंगा और अगले दिन से सबको आपने देखा कि सब 1-1 घंटा जिम कर रहे हैं। जो वहाँ पर लोग हैं वो 1-1 घंटा जिम कर रहे हैं और आपने देखा कि यार 1-1 घंटा कर रहे हैं तो मैं भी 1 घंटा करूँगा आज जा कर के जिम। तो ये सेल्फ डाउट आना ठीक है कि 1 घंटा जिम अगर मैं पहले दिन से करूँगा तो बॉडी की वॉट लग सकती है। तो यहाँ पर सेल्फ डाउट करना ठीक है कि क्या मैं ये काम कर पाऊँगा अभी या नहीं। लेकिन लॉन्ग टर्म में, अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो कोई भी काम जो आपको अभी लगता है कि आप नहीं कर पाओगे, वो आप लॉन्ग टर्म में कर पाओगे अगर आप छोटे छोटे स्टेप्स लेना शुरू कर दो। और ये नॉलेज, ये अंडरस्टैंडिंग हमारे पास होनी चाहिए कि कोई भी चीज़ जो अभी हमको लग रही है कि हम करना चाहते हैं और हमारे अंदर सेल्फ डाउट उठ रहा है कि क्या हम इस काम को कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, उस काम को छोटे छोटे स्टेप्स में हमको डिवाइड करना होगा, बहुत ही छोटे छोटे स्टेप्स में। हो सकता है कि आपको कैमरा फेस करने में डिफ़िकल्टी आती हो। कैमरा में जब आप देखते हो तो इधर देखते हो या उधर देखते हो या नीचे देखते हो, पर कैमरा को नहीं देख पाते हो। तो आपको लगेगा यार ये सेल्फ डाउट है मेरे अंदर कि मैं क्या पता कैमरा फेस ना कर पाऊँ, या मैं तो कभी कर ही नहीं सकता, या मैं तो कभी पब्लिक स्पीकिंग कर ही नहीं सकता, या मैं तो बिज़नेस कर ही नहीं सकता। ऐसा सेल्फ डाउट हमारे अंदर आते हैं कि मैं तो कभी मेडिटेशन कर ही नहीं सकता, मैं तो चुपचाप कभी बैठ ही नहीं सकता। तो इसका सॉल्यूशन क्या है अपने सेल्फ डाउट को ओवरकम करने का? कि जो लोग उस काम को कर रहे हैं या कर चुके हैं, जो काम आप करना चाहते हैं, और आपको सेल्फ डाउट उठ रहा है कि आप उस काम को कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो आपको ये नॉलेज, ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जो भी लोग उस काम को आज कर रहे हैं बहुत ही अच्छे लेवल पर, बहुत ही अच्छे तरीके से, उन्होंने भी शुरुआत कैसे करी थी। क्या वो भी बिल्कुल पहले दिन से उस काम को इतना अच्छे तरीके से कर पा रहे थे जितना कि वो आज कर रहे हैं? नहीं, वो भी शुरुआत में छोटे छोटे स्टेप्स उन्होंने लिए, छोटे छोटे तरीके से उन्होंने शुरुआत करी और धीरे धीरे उसको इम्प्रूव करते चले गए, क्योंकि उनको ये पता था कि कोई भी बड़ी चीज़, कोई भी ऐसा काम जो लगता है कि यार ये तो कमाल का कुछ हो रहा है, एक्सीलेंट क्रिएट हो रहा है इस वर्क में, वो भी शुरुआत में छोटे छोटे स्टेप्स के थ्रू ही क्रिएट किया जाता है, छोटे छोटे स्टेप्स के थ्रू ही इम्प्रूव किया जाता है। क्योंकि कोई भी गोल तक पहुंचने के लिए एक एक स्टेप करके ही हमको चलना होगा, एक एक कदम करके ही हमको आगे बढ़ना होगा। तो सेल्फ डाउट हमारे माइंड में इसलिए उठता है कि यार पता नहीं मैं उस काम को कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि हम जंप मारने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल एक वन स्टेप करने की कोशिश तो हम करते नहीं हैं, बजाय हम सीधा जंप मारते हैं उन सारे स्टेप्स को जो कि नेसेसरी है वहाँ तक पहुँचने के लिए जहाँ पर कि आप पहुँचना चाहते हो, यानी कि जो काम आप करना चाहते हो। तो रॉबर्ट कियोसाकी के स्टैंड पॉइंट से ये बहुत ही अच्छी बात है कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना। ये सेल्फ डाउट उठ सकता है हमारे माइंड में कि यार मैं तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो नहीं सकता,
लेकिन कियोसाकी क्या बोल रहे हैं, हो सकता है अगर आप अपने सेल्फ डाउट को चैलेंज करो। कि कोई भी सक्सेसफुल पीपल पहले ज़रूरी नहीं कि वो सक्सेसफुल रहा हो फाइनेंशियली, लेकिन धीरे धीरे उसने फाइनेंशियली फ्रीडम को अचीव किया। कोई भी बिज़नेस उसने क्रिएट किया, उसके पास पहले से कोई बिज़नेस नहीं था। तो सेल्फ डाउट को क्लियर करके हम छोटे छोटे स्टेप्स ले करके कोई भी काम बड़े ही अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। अब जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल देखा जाए, छोटे में हम सभी को साइकिल चलानी नहीं आती थी, लेकिन जब हमने देखा कि हमारे आसपास के लोग भी साइकिल चला पा रहे हैं तो हमको लगा यार हम भी कर सकते हैं। और सेल्फ डाउट हमको नहीं आता, और आता भी है तो हम ये सोचते हैं उस टाइम कि जब इतने सारे लोग कर सकते हैं तो मैं भी चला सकता हूँ यार, मेरे पास भी 2 हाथ है 2 पैर है, मेरे पास भी थोड़ा दिमाग है, मैं भी कोशिश कर सकता हूँ और इसको ट्राई कर सकता हूँ। तो हम ट्राई करते करते सीख जाते हैं साइकिल चलाना। लेकिन बात आती है जब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट की, जब बात आती है कि कैमरा फेस करने की या अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर करने की, या कोई भी ऐसा काम करने की जो 90% लोग हमारे आसपास नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमको सेल्फ डाउट आता है, और आना लाजमी भी है। क्योंकि कोई भी ऐसी चीज़ जो 90% लोग नहीं कर रहे और आप उस काम को करो, तो हो सकता है कि आपके फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि 90% लोगों को क्या चाहिए, सिक्योरिटी। और जो आप काम कर रहे हो 10% वाला, उसमें सिक्योरिटी बाद में है, फर्स्ट और प्राइमरीली क्या है, इंडिपेंडेंस, यानी कि फ्रीडम। तो आप चाहते हो फ्रीडम, लेकिन सेल्फ डाउट बीच में आता है कि क्या मैं इसको अचीव कर पाऊँगा या नहीं। तो वो आना भी चाहिए। और उस सेल्फ डाउट को कैसे रिज़ॉल्व किया जाएगा, वो सेल्फ डाउट कैसे हटेगा, जब आप ऐसे लोगों के कांटेक्ट में आओगे जो कि आप ही की तरह उस काम को कर चुके हैं या करने वाले हैं या कर रहे हैं अभी। जब हम ये नॉलेज इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे उस काम से रिलेटेड, जो काम हम करना चाहते हैं, और हमको उस काम को करने में सेल्फ डाउट क्रिएट हो रहा है, तो जितनी ज़्यादा हम नॉलेज उसके बारे में एक्वायर करेंगे, हमारा सेल्फ डाउट उतना ही कम होता चला जाएगा। क्योंकि जितनी नॉलेज हमको एक्वायर हम करेंगे, उससे हमको ये समझ में आएगा कि ये जो काम अभी हम कर रहे हैं इसको स्टेप्स में करना होगा, छोटे छोटे लेवल पर करना होगा, छोटी छोटी चीज़ों को करना होगा। और जितना ज़्यादा हम छोटी छोटी चीज़ों को करते चले जाएंगे, फिर वो चीज़ें बड़ी होती चली जाएंगी, बेटर होती चली जाएंगी और इम्प्रूव होती चली जाएंगी। तो इस तरह से हम अपने सेल्फ डाउट को कॉन्कर कर सकते हैं। दूसरी बात बोलते हैं वो लेज़ीनेस। 20 से 25 की एज में गोल्डन रूल होता है किसी भी इंसान के लिए कि वो कुछ अपने बेस पर क्रिएट कर पाए, कुछ अपने बेस पर खुद की पर्सनल डेवलपमेंट में वो काम कर सकता है इस 5 साल के टाइम में, 20 से 25 की एज में, या उससे पहले भी ले सकते हैं 18 से 25 की एज में, और उसके बाद भी आप ले सकते हैं अगर आप लेना चाहो। लेकिन जो ये 5 साल हैं ये बहुत ही गोल्डन टाइम है खुद के ऊपर काम करने के लिए। खुद के ऊपर मतलब क्या है कि अपने नॉलेज के ऊपर काम कर सकते हो, अपनी एजुकेशन के ऊपर काम कर सकते हो, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर काम कर सकते हो, कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स को एक्वायर कर सकते हो। तो टाइम हमारे पास इस टाइम पर बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, हमारी लेज़ीनेस बीच में आ जाती है। तो कियोसाकी यहाँ पर बोल रहे हैं कि अपनी लेज़ीनेस को चैलेंज करना होगा हमें, कि अपनी लेज़ीनेस को कैसे कॉन्कर करें। और लेज़ीनेस हम सब के अंदर क्यों है, 2-3 उसके रीज़न हैं जो कि हम समझ लेंगे तो बहुत ही यूज़फुल होगा। पहला रीज़न है हमारे लेज़ीनेस का फिज़िकली। हमारी जो बॉडी है फिज़िकली, अगर हम कुछ ऐसा इंटेक कर रहे हैं, ऐसा फूड या ऐसा कुछ भी चीज़ हम खा रहे हैं जिससे कि हमारे बॉडी को एनर्जी ना मिल करके हमारी बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट हो, तो वो लेज़ीनेस का एक कॉज है। और अगर हमारी बॉडी लेज़ीनेस में आ जाए, टॉक्सिक हो जाए पूरी बॉडी, तो हमारा माइंड ऑटोमेटिकली लेज़ी होने लग जाएगा। तो अपनी ईटिंग हैबिट को हम चेंज कर सकते हैं, कुछ ऐसा खा सकते हैं, कुछ ऐसा ईट कर सकते हैं जिससे कि हमारी बॉडी को एनर्जी मिले। और हमारी बॉडी को एनर्जी मिलेगी यानी कि उसमें स्लीप का बहुत बड़ा रोल है, रेस्ट का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि अगर हम प्रॉपर रेस्ट नहीं करेंगे तो हम वैसे ही लेज़ीनेस फील करेंगे, लेथार्जिक फील करेंगे। तो प्रॉपर रेस्ट और ईटिंग से क्या होगा, हमको एनर्जी मिलेगी, और उस एनर्जी को हम यूज़ कर सकते हैं अपने काम पे, अपने गोल पे,
जो भी वर्क हम कर रहे हैं, और हमारा माइंड लेज़ी ना हो, इसके लिए हमको माइंड की एक्सरसाइज करनी बहुत ज़रूरी है। और माइंड की एक्सरसाइज कैसे होगी? कमाल के नॉलेज को फीड करके, कमाल की नॉलेज को एक्वायर करके अपने माइंड में, क्योंकि माइंड का भी फूड हमको लेना बहुत ज़रूरी है। बॉडी का फूड तो हम सभी लेते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, लेकिन माइंड का फूड भी बहुत ज़रूरी है, जो कि 90% लोग नहीं लेते। क्योंकि अगर हम वो फूड लेने लग जाएं तो कमाल का मिरेकल हो सकता है। और माइंड के फूड के लिए बेस्ट क्या है? बुक्स बहुत अच्छा सोर्स है, पॉडकास्ट यूट्यूब पर बहुत अच्छा सोर्स है, एंड इनफैक्ट बहुत सारी बुक्स तो ऑडियो बुक्स के थ्रू अवेलेबल हैं यूट्यूब में, तो आप उनको भी सुन सकते हो और कमाल की इन्फॉर्मेशन, कमाल की नॉलेज को एक्वायर कर सकते हो। और मज़े की बात यह है कि जो 90% बुक्स हैं इनमें से, तो वो वही हैं जिन्होंने खुद अपनी लाइफ में कुछ किया है और उन एक्सपीरियंसेस को लिखा है, ताकि वो किसी दूसरे पर्सन के लिए हेल्पफुल हो सके। और ऐसे ही एक कमाल की बुक है थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। वो बहुत ही कमाल की बुक है, जिसको कि हर एक स्टूडेंट को, हर एक यंग पर्सन को ज़रूर रीड करनी चाहिए और उनके प्रिंसिपल्स पर खुद को ड्राइव करना चाहिए। तो लेज़ीनेस की बात कर रहे थे हम। तो लेज़ीनेस वैसे तो तब आता है जब हमारे अंदर एनर्जी भी हो, हम उसको यूज़ कर सकते भी हैं, लेकिन हम यूज़ नहीं करते। उस एनर्जी को वेस्ट कर देते हैं, उस एनर्जी को ऐसी जगह पर लगाते हैं जहाँ पर के कोई भी रिज़ल्ट प्रोड्यूस ना तो हो पाता है और ना ही वो हमारे लिए यूज़फुल है आने वाले टाइम पे। हो सकता है अभी शॉर्ट टर्म में यूज़फुल हो, कि फॉर एग्ज़ाम्पल आराम करते रहना, रेस्ट करते रहना, ज़रूरत से ज़्यादा, यानी कि रेस्ट करने का टाइम जो था उस टाइम को हमने रेस्ट करा, लेकिन उसके बाद का टाइम जो वर्क करने का था उसमें भी जब हम रेस्ट करेंगे तो इसको बोलते हैं लेज़ीनेस। अब इस लेज़ीनेस को ओवरकम करने का तरीका क्या है? और वो तरीका ये है कि अभी अगर हमने वो काम नहीं करा जो काम करना हमको चाहिए, या जो काम करना अभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इसके बजाय अगर हम उस काम को ना करके अपना टाइम वेस्ट करें, तो हमारे अंदर इतनी इंटेलिजेंस होनी चाहिए कि जब ये टाइम निकल जाएगा उस काम को करने का, जो काम करना हमारे लिए इम्पोर्टेंट था, तो आने वाला टाइम कितना डिफ़िकल्ट होगा। जब ये थॉट हमारे माइंड में अटक जाए, जब ये थॉट हमारे माइंड में बार बार आता रहे, तो लेज़ीनेस को हम ओवरकम कर पाएंगे। क्योंकि हम सब क्या चाहते हैं? हम फ्रीडम चाहते हैं, ना कि सिक्योरिटी। और सिक्योरिटी मिलती है तब जब हमारे पास जो टाइम कुछ करने का था वो टाइम निकल जाता है, तो हमारे पास सिर्फ ऑप्शन बचता है कि हम सिर्फ अब खुद को सिक्योर कर सकें। और फ्रीडम या फ्री हम तब हो सकते हैं जब हमारे पास टाइम हो पूरा, कि हम उसको अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हों। और तब हम उस टाइम को यूज़ कर पाएँ ये सोच करके कि हमको फ्री होना है, फाइनेंशियली, फिज़िकली, मेंटली, किसी भी तरह से हमको फ्री होना है, हर चीज़ से इंडिपेंडेंट होना है। तो ये अगर हमारा माइंड में क्लियर रहे तो ही हम अपनी लेज़ीनेस को खुद के ऊपर हावी नहीं होने दे सकते। अदरवाइज़ हमारी लेज़ीनेस तो बड़ी कमाल की है, क्योंकि माइंड का बेसिकली नेचर ही यही है कि वो भागता है मज़े की तरफ, पेन से बचने के लिए भागता है मज़े की तरफ। और मज़ा ये है कि जो ये मज़े वाली चीज़ है, लाइफ के स्टैंड पॉइंट से देखा जाए तो ये जो मज़े वाली चीज़ है, ये एंड में बन जाता है पेन। शुरू में रहता है मज़ा, सिर्फ लगता है मज़ा, होता नहीं है मज़ा, वो होता पेन ही है। जैसे कि एक फ़िशर मछली को पकड़ने के लिए, फ़िश को पकड़ने के लिए उसमें आटे की एक गोली लगाए कांटे में और उसको पानी में छोड़ दे, तो मछली ये सोच करके आती है कि यार कितना भला आदमी है, कितना दानवीर आदमी है कि हमको आटा खिलाने आया है। लेकिन जैसे ही मछली उस आटे को खाती है, तो आटा तो जैसे ही खाया वैसी जो उसके अंदर कांटा था वो उतना पेन क्रिएट करता है उस मछली के लिए और उसकी जान ले लेता है। तो ऐसे ही हमारा माइंड भागता है प्लेजर्स की तरफ, ये बिना सोचे समझे कि वो प्लेजर्स
वो मज़ा, वो जो लगता है हमको कि बड़ा सुख है इसमें, जैसे ही हमको मिल जाता है तो पेन में कन्वर्ट हो जाता है। और जो पेन है वो लगता पेन है, लेकिन एक्चुअल में जब हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसको गले लगाते हैं उस पेन को, तो वही पेन हमारे लिए हैप्पीनेस बनता है। नॉट प्लेजर बनेगा, हैप्पीनेस बनेगा और लॉन्ग टर्म तक टिकेगा। क्योंकि बोलते हैं ना, नो पेन नो गेन। अगर हम कुछ भी गेन करना चाहते हैं, खुद की ग्रोथ चाहते हैं, तो पेन तो सहना पड़ेगा। और पेन सहने के लिए हमारे अंदर ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि प्लेजर मतलब क्या और पेन मतलब क्या। पेन को सहने में क्या बेनिफिट्स होंगे लॉन्ग टर्म में, और प्लेजर के पीछे भागने में क्या नुकसान होंगे लॉन्ग टर्म में, ये हमारे माइंड में क्लियर होना चाहिए। आगे बोलते कियोसाकी, योर लेजीनेस डिफाइंस एंड लिमिट हु यू आर। यानी कि हमारे सेल्फ डाउट और लेजीनेस ही हमको डिफाइन करते हैं कि हम क्या हैं और हमारी लिमिटेशन क्या है। अगर हमारे अंदर सेल्फ डाउट ना हो उस काम को लेकर के, जो कि काम हम करना चाहते हैं, और ये जानते हुए कि ये काम बहुत से लोग कर चुके हैं, तो हम भी इस काम को कर सकते हैं, तो हमारी जो लिमिटेशन है वो टूट जाती है, हट जाती है। हम अनलिमिटेड हो जाते हैं, हम अनस्टॉपेबल बन जाते हैं। और अगर हमारी लेजीनेस भी ख़त्म हो जाए, यानी कि सेल्फ डाउट मतलब क्या है, मेंटली। सेल्फ डाउट मेंटली है, अगर वो टूट जाए तो हमारा जो एक पिंजरा है मतलब मेंटली, वो हट जाएगा। और इसी तरह से जो फिज़िकली हम लेजीनेस होते हैं, हमारे अंदर लेजीनेस है जो फिज़िकली, यानी कि हम एक्शन नहीं ले पाते, हमको पता तो ये करना चाहिए लेकिन फिर भी नहीं करते, तो वो लेजीनेस भी अगर हट जाए तो हमारी लिमिट भी हट जाती है उसी के साथ। और ये डिफ़ाइन हो जाता है कि हम क्या हैं। जब हमारी सेल्फ डाउट और हमारा लेजीनेस पूरी तरह से गायब हो जाता है, तो कोई भी चीज़ हमको लिमिटेड नहीं कर सकती और ये डिफ़ाइन नहीं कर सकती कि हम क्या हैं। हम कुछ भी हो सकते हैं जब हमारे अंदर सेल्फ डाउट ना हो, उस काम को लेकर के जो काम करना चाहते हैं, और कोई भी लेजीनेस ना हो, यानी कि हम पूरी तरह से एक्शन लेने के लिए तैयार हों, तो तब लिमिटेशन ख़त्म हो जाती है। आगे बोलते हैं कियोसाकी, व्हेन आई स्टार्टेड माय लास्ट बिजनेस आई डिडंट रिसीव अ पे चेक फॉर 13 मंथ्स। द एवरेज पर्सन कांट हैंडल दैट प्रेशर। ये बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है एक सक्सेसफुल इंसान की। कियोसाकी क्या बोलते हैं कि जब उन्होंने अपना लास्ट बिजनेस शुरू किया तो उनको 13 महीनों तक, यानी कि 13 मंथ्स तक कोई भी पैसा नहीं मिला, कोई भी पे चेक नहीं मिला। और वो बोलते हैं कि ये प्रेशर हैंडल करना किसी भी नॉर्मल एवरेज पर्सन के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट हो सकता है, या होता ही है। हम मिडिल क्लास या लो क्लास पर्सन क्या चाहते हैं, इमीडिएट मनी। दिहाड़ी बताओ क्या मिलेगी, सैलरी बताओ कितनी है, हमारा माइंड यहाँ पर वर्क करता है। जबकि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, जो कि दूर तक की सोचते हैं, जिनके पास विज़न होती है, वो इमीडिएट मनी पर फोकस नहीं करते, बल्कि उनका प्लान लॉन्ग टर्म होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जियो लॉन्च हुआ था 5 सितंबर 2016 को। तो क्या लगता है, 5 सितंबर को जियो ने 4 सितंबर को जियो ने बोला कि चलो अगले दिन जियो को लॉन्च करते हैं, और अगले दिन जियो को लॉन्च करा और पूरा मार्केट इंडिया में डिस्टर्ब कर दिया टेलीकॉम इंडस्ट्री का। ऐसा हुआ होगा? नहीं। जियो की तैयारी हो गई थी स्टार्ट 2010 से, और ये 5 साल उन्होंने लग करके मेहनत करी, ये सोच करके कि मार्केट को डिस्टर्ब करना है, जो कि डाटा इतना महंगा है। उस टाइम 2011, 12, 13, 14, 15 में कितना ज़्यादा डाटा महंगा था। 1 GB 200 रुपीज़, 250 रुपीज़, इतना ज़्यादा महंगा था। तो उस मार्केट को डिस्टर्ब करने का प्लान क्या एकदम से बना लिया था जियो ने? उसको बनाने में 5 साल लगे। और जैसे ही जियो को लॉन्च किया तो कितना चार्ज करने लग गए थे वो जियो को लॉन्च करते ही, कि अनलिमिटेड डाटा दिया, अनलिमिटेड कॉलिंग दी, अनलिमिटेड फ्री मैसेज दिए, यानी कि SMS दिए। तो कितना चार्ज किया? 0 रुपीज़ चार्ज करा। और 5 साल की मेहनत थी उनकी।
कि पूरा सेटअप करा, इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी पर इन्वेस्ट करा, 2.5 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करा, 2.5 लाख करोड़ इन्वेस्ट करा, और जैसे ही लॉन्च करा तो फ्री में बांट रहे हैं जियो की सिम। ये होता है कि विजनरी पर्सन की मेंटालिटी। अगर हमसे कोई पूछे कि अपना टाइम भी दो, अपनी मेहनत भी दो, यानी कि टाइम भी देना है, अपनी मेहनत भी देनी है, हम बोलेंगे यार टाइम भी देना पड़ेगा, अपनी मेहनत भी देनी पड़ेगी, यानी कि एफर्ट भी करना पड़ेगा, और रिज़ल्ट मिलेगा नहीं अभी। और कोई बोल दे कि अपना पैसा भी दो, हैं पैसा भी दो, पैसे के लिए तो हम ये काम कर रहे हैं, और तुम उल्टा हमसे पैसे ही मांग रहे हो, हमारा एफर्ट भी मांग रहे हो, हमारा टाइम भी मांग रहे हो, और बोल रहे हो कि 5 साल बाद रिज़ल्ट मिलेगा। तो एक मिडिल क्लास, लोअर क्लास आदमी क्या बोलेगा, इससे बढ़िया मैं नौकरी कर लूँगा, जॉब कर लूँगा, वहाँ से मुझे सैलरी तो मिलेगी पर मंथ। तो वो वहाँ पर सर्वाइव करता है, वहाँ पर जीता है। लेकिन जो एक ख़तरनाक मेंटालिटी का आदमी होता है, उसका तो थॉट प्रोसेस इतना ख़तरनाक होता है कि जैसे जियो का एग्जांपल दे रहे थे अभी हम, ले रहे थे, जैसे जियो का एग्जांपल ले रहे थे अभी हम, तो उन्होंने क्या करा, मार्केट को डिस्टर्ब कर दिया। एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन सारे के सारे कॉलिंग पर फोकस कर रहे थे, और इंटरनेट की जो स्पेस था, इंटरनेट का जो मार्केट था, वो बहुत ही हाई प्राइसिंग पर था, यानी कि बहुत ही हाई प्राइस वो चार्ज कर रहे थे इंटरनेट का, डाटा का। और जियो ने क्या सोचा कि वो सीधा उतरेगा इंटरनेट की उस मार्केट में, और उस मार्केट को कैप्चर करेगा। और शुरू में जियो ने पूरे सिम फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करे पूरे इंडिया में। इसको बोलते हैं ग्रोथ हैकिंग स्ट्रैटेजी, यानी कि ग्रोथ इतनी तेज़ी से होगी कि ग्रोथ को ही हैक कर लिया जाएगा। बाकी के टेलीकॉम जो भी ऑपरेटर्स हैं वो चाहें भी तो इस नई टेक्नोलॉजी में शिफ्ट नहीं कर सकते एकदम से, अचानक से, क्योंकि मार्केट को पूरी तरह से डिस्ट्रप्ट कर दिया और एक्वायर करा नए नए कस्टमर्स को पुराने ऑपरेटिंग चैनल से। और वो एक्विजिशन कैसे होगा, जब कोई भी बिजनेस कोई भी चीज़ को लॉस लीडिंग स्ट्रेटजी में कन्वर्ट कर दे, यानी कि उसके जो प्राइस है उससे भी कम प्राइस में उसको सेल करना स्टार्ट कर दे। यानी कि 100 रुपये का जो प्राइस है किसी भी प्रोडक्ट का, उसको 50 रुपीज़ का अगर सेल करने लग जाए तो पूरा का पूरा मार्केट उस तरफ खींचना स्टार्ट हो जाएगा। तो यही स्ट्रैटेजी थी जियो की कि उसने एक्विजिशन पे पहले फोकस करा। सेकंड था एक्टिवेशन, यानी कि जो भी प्रोडक्ट वो ऑफ़र कर रहे हैं उसको एक्टिवेट किया जाए। एंड थर्ड था रिटेंशन। दिसंबर में अनाउंस कर दिया गया कि 31 मार्च तक 2017 तक जियो फ्री सर्विस देगा और नए नए ऑफर्स भी प्रोवाइड करेगा। तो पहला इंडिया में जियो ऐसा टेलीकॉम ऑपरेटर है जिसने कि 6 महीने तक फ्री कॉलिंग, फ्री एसएमएस, फ्री अनलिमिटेड डाटा प्रोवाइड करवाया पूरे के पूरे इंडिया में। और फोर्थ स्ट्रैटेजी थी उसमें रेफरल की, कि हम सब बता रहे थे यार जियो देखो ना कितना मस्त है, 4G इंटरनेट मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है, पूरा अनलिमिटेड डाटा है, और उसके बाद जो पैक रहेगा इसमें वो भी बहुत ही रीज़नेबल कॉस्ट में रहेगा। तो हम रेफरल कर रहे थे, यानी कि जो कस्टमर है वही प्रोमोटर बन गया था, वही उस प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा था कि देखो ना बड़े कमाल का जिम सिम मिल रहा है जी। तो इस तरह से रेफरल था। उसके बाद जा कर के लास्ट में रेवेन्यू आया, यानी कि जो रेवेन्यू का मॉडल था वो लास्ट में था। पहले रेवेन्यू पे फोकस नहीं करा कि जियो को लॉन्च करेंगे जी 100 रुपये का या 150 रुपये का प्राइस रख देंगे कि इंटरनेट इतने का। नहीं, जियो ने फोकस करा मार्केट पेनिट्रेशन में, यानी कि मार्केट को ज़्यादा से ज़्यादा कैप्चर किया जा सके। और रिलायंस की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट जियो में थी, जो कि 2.5 लाख करोड़ रुपए सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट उन्होंने जियो में करे। और इस तरह से ग्रोथ हैकिंग स्ट्रेटजी के चलते पूरा का पूरा डिजिटल रेवोल्यूशन क्रिएट करके रख दिया। तो ये प्रोसेस होती है एक वेरी डेंजरस पर्सन की मेंटालिटी, जिसकी भी हम बात कर रहे हैं। और मज़ा ये है कि जो रिच पर्सन होते हैं वो फोकस करते हैं वर्क पे, लर्निंग पे, खुद की ग्रोथ पे, वैल्यू क्रिएशन में, ना कि पैसा कमाने में, कि पैसा कैसे कमाया जाए, पैसा कैसे कमाया जाएगा, मनी कैसे हम अर्न कर सकते हैं, अपनी बॉडी को, अपने टाइम को सेल करके। बॉडी को सेल करके मतलब फिज़िकली कोई भी काम करके या मेंटली कोई भी काम करके अपना टाइम सेल करके हम मनी को अर्न करते हैं। लेकिन जो ख़तरनाक लोग होते हैं जिनकी मेंटालिटी, थॉट प्रोसेस बिल्कुल अलग होती है, उनका भी एंड गोल तो मनी को ही क्रिएट करना होता है, मनी को ही अर्न करना होता है। लेकिन वो मनी को अर्न नहीं करते, मनी को क्रिएट करते हैं थ्रू
क्रिएशन, वैल्यू क्रिएशन, वो वैल्यू क्रिएट करते हैं। और वैल्यू क्रिएशन का सबसे बेस्ट फॉर्मूला क्या है कि कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करना, कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ये देखना कि मैं क्या कर सकता हूँ इस मार्केट में, जो कि जियो ने किया। कस्टमर की नीड थी कि वो डेटा कंज्यूम करना चाहता था, और उस डेटा को अगर रीज़नेबल प्राइस पर प्रोवाइड किया जा सके तो गेम सॉल्व हो गया, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। इस वजह से जियो इतनी बड़ी रेवोल्यूशन ला पाया। तो इस तरह से काम करता है सक्सेसफुल लोगों का माइंड, इस तरह से वो सोचते हैं, इस तरह से वो नेक्स्ट लेवल पर ऑपरेट करते हैं। अगला जो कोटेशन है वो है, गेटिंग रिच बिगिंस विद द राइट माइंडसेट, द राइट वर्ड्स एंड द राइट प्लान। यानी कि अमीर हम सभी होना चाहते हैं, रिच सभी होना चाहते हैं, कोई ऐसा नहीं है जो रिच ना होना चाहता हो। तो कियोसाकी बोलते हैं कि रिच होने के लिए हमको राइट माइंडसेट रखना होगा, राइट वर्ड्स को यूज़ करना होगा और राइट प्लान्स को एग्जीक्यूशन में डालना होगा। माइंडसेट रिच वाला कैसा हो पाए हमारा, कैसे हो पाएगा हमारा माइंडसेट रिच पर्सन वाला, कि हम भी सोच पाएँ कि रिच लोग कैसे सोचते हैं, हम भी देख पाएँ, हम भी समझ पाएँ कि वो कैसे वर्ड्स को यूज़ करते हैं, उनकी थिंकिंग प्रोसेस कैसी होती है, वो कैसा प्लान बनाते हैं अपने लिए, मतलब अपनी लाइफ में। उस प्लान के अकॉर्डिंग ही वो चलते हैं, उस प्लान को ही वो एग्जीक्यूट करते हैं, और इस तरह वो मनी जनरेट कर पाते हैं। तो बेसिक फंडामेंटल वही है कि अगर हमारे पास माइंडसेट आ जाए रिच पर्सन वाला, तो हमारे वर्ड्स भी, हमारी थिंकिंग भी वैसी हो जाएगी। और अगर हमारा माइंडसेट वैसा हो जाए तो हमारे एक्शन ऑटोमेटिकली भी वैसे ही हो जाएंगे, क्योंकि जैसा सॉफ्टवेयर होगा वैसे ही ऑपरेट करेगा वो, उसी तरह से ही ऑपरेट करेगा जिस तरह से सॉफ्टवेयर अंदर पड़ा होगा। तो माइंडसेट कैसे बनता है ये समझना इंपॉर्टेंट है इस कोटेशन में। माइंडसेट बनने के लिए अभी तक जो भी हमारा माइंडसेट है वो कैसा है, जॉब माइंडसेट है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर लो या अच्छी से अच्छी जॉब को पा लो ताकि हम अच्छे से अच्छा मनी अर्न कर पाएँ, जिससे क्या हो पाएगा, हम एक कंफर्टेबल लाइफ जी पाएँ। तो ये जो हमारा माइंडसेट बना है वो किससे बना है, हमारे सोसाइटी से बना है, हमारे फ्रेंड्स से बना है, हमारे पेरेंट्स से बना है, हमारे टीचर्स से बना है। यानी कि ओवरऑल पूरी सोसाइटी ने हमारा माइंडसेट बनाया है मनी को लेकर के। और सोसाइटी का माइंडसेट क्या है, सोसाइटी का माइंडसेट होता है सोशल स्टेटस। स्टेटस पे बहुत फोकस करते हैं, डिग्री पे बहुत फोकस करते हैं कि तुमने क्या किया है, ये वाली डिग्री है तुम्हारे पास, तुम तो बहुत पढ़े लिखे हो। और हो सकता है उसको नॉलेज ज़ीरो हो उस डिग्री की, जो उस डिग्री उसने ली है। तो रिच माइंडसेट स्टार्ट होता है यहाँ पर से कि वो डिग्री पर फोकस नहीं करते, वो फोकस करते हैं स्किल पे, वो फोकस करते हैं नॉलेज पे, वो स्टेटस पे फोकस नहीं करते, वो फोकस करते हैं माइंडसेट पे, वो फोकस करते हैं लर्निंग पे, वो शो ऑफ में फोकस नहीं करते। शो ऑफ मतलब दिखाना, होना नहीं, एक्चुअल में सिर्फ दिखाना, यानी कि दिखना और होने में फ़र्क होता है। तो रिच माइंडसेट के जो लोग होते हैं वो दिखने में इतना बिलीव नहीं करते, दिखाने में इतना बिलीव नहीं करते जितना कि होने में बिलीव करते हैं। कोई भी अगर रिच पर्सन है तो हो सकता है कि वो जिस प्रॉपर्टी का ओनर हो, जिस प्रॉपर्टी का मालिक हो, लेकिन फिर भी हो सकता है कि वो उस प्रॉपर्टी का मालिक ना हो ऑन पेपर। ये बड़ा पावरफुल गेम है जो कि कॉरपोरेशन की पावर है, जिससे कि हम किसी चीज़ का ओनर ना होते हुए भी उसका ओनर हो सकते हैं। लेकिन हमारी जो कंडीशन है, हमारी जो हालत है वो ऐसी है कि हम कोई भी चीज़ अगर बाय करते हैं, ईएमआई पे बाय करते हैं, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, तो हम एक्चुअल में उसके ओनर नहीं हैं अभी, लेकिन हम दिखाना चाहते हैं कि हम उसके ओनर हैं, हम उसके मालिक हैं। और जो रिच पर्सन होते हैं वो मालिक होते तो हैं, लेकिन फिर भी वो मालिक नहीं होते हैं उस चीज़ के। तो पूरा उल्टा गेम होता है रिच माइंडसेट का और उस माइंडसेट का जो भी हमारे पास है। रिच पर्सन लोग क्या होते हैं, जो रिच माइंडसेट के लोग होते हैं वो कॉन्टीन्यूअस लर्निंग पे फोकस करते हैं, और जो 90% लोग होते हैं वो किस चीज़ पे फोकस करते हैं, शो ऑफ पे फोकस करते हैं, स्टेटस पे फोकस करते हैं, डिग्री पे फोकस करते हैं। तो इन सब चीज़ों से हट करके जब हमारा माइंडसेट ऐसा बन जाएगा
कि हम भी सक्सेसफुल लोगों की तरह सोच पाएँ, उनके तरह एक्शन ले पाएँ, तो डेफ़िनेटली रिज़ल्ट भी उन्हीं की तरह ही प्रोड्यूस होंगे। और माइंडसेट हम कैसे बना सकते हैं? बुक्स के थ्रू बना सकते हैं। और सबसे बेस्ट बुक फाइनेंशियली फ्रीडम के ऊपर जो मुझको सबसे बेस्ट लगती है वो है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। इसको आप ज़रूर पढ़िए, और आपको पढ़नी ही चाहिए अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो। और बड़े मज़े की बात यह है कि आपको ये ऑडियो बुक फॉर्मेट में भी मिल सकती है और अवेलेबल है यूट्यूब पर, तो आप वहाँ पर जा कर के सुन सकते हो। और ऐसे ही आप पॉडकास्ट सुन सकते हो रिच पर्सन लोगों के, उन लोगों के जिनका माइंडसेट बिल्कुल डिफरेंट है, जो कि बहुत ही डिफरेंट तरीके से सोचते हैं, बिल्कुल डिफरेंट तरीके के वर्ड्स को यूज़ करते हैं, बिल्कुल डिफरेंट तरीके के एक्शंस उनके होते हैं। तो इन लोगों के साथ जब हम अलाइन होंगे, एसोसिएट होंगे, तो हमारे भी एक्शंस उस तरीके के हो पाएँ जिस तरीके के 99% लोगों के नहीं होते हैं। तो कुछ मिरेकल, कुछ कमाल का हमको भी दिख सकता है, हम भी अचीव कर सकते हैं। तो आई होप आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।